हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाइयां भी तुम्हारा साथ छोड़ने लगती हैं। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की इस रहस्यमयी यात्रा पे चलने के लिए, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जापान के फोकलोर्स, जिनकी इन कहानियों ने जापान को हिला कर रख दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, यूरेई की वापसी। सर्दी की एक ठंडी रात थी। टोकुगावा काल का एक छोटा सा गांव पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ था। रात लगभग सो चुकी थी। चारों ओर बर्फ सी चादर बिछी थी और दूर कहीं से बहते पानी की मध्यम आवाज आ रही थी। लेकिन इस शांत वातावरण में एक घर ऐसा भी था जहां ना तो नींद थी ना सुकून। उस घर में अकेली रह रही थी अकीको। उम्र लगभग 20 वर्ष, चेहरे पर अजीब सी उदासी और उसकी आंखों में किसी गहरे रहस्य का साया। उसका पति हिरोशी 1 साल पहले गांव छोड़कर क्योटो चला गया था, लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आया। लोग कहते थे कि वह दूसरी औरत के साथ भाग गया है, लेकिन अकीको का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। उस रात अकीको देर तक आग के पास बैठी रही। बाहर हवा में बर्फ उड़ रही थी। तभी उसने महसूस किया जैसे उसके घर के बाहर कोई खड़ा हो। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ पर पैरों के गहरे निशान जो जंगल की तरफ जाते थे। अकीको के दिल की धड़कन तेज हो गई। हिरोशी, उसने धीरे से पुकारा। जवाब में हवा का एक ठंडा झोंका आया, लेकिन उसी के साथ कहीं बहुत धीमी दर्द भरी आवाज भी आई। अकीको। वह आवाज बहुत परिचित थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना सोचे वह उन निशानों का पीछा करने लगी। जंगल के भीतर बर्फ के बीच एक पुराना छोड़ा हुआ सा कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि उसमें एक यूरेई रहता है। यूरेई एक ऐसी आत्मा जिसे धोखा देकर मारा गया हो। कहते थे जो भी उस कुएं के पास जाता है उसकी मौत निश्चित है। अकीको वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुएं के किनारे कोई खड़ा था। उसने लंबा फटा हुआ सफेद किमोनो पहना था। बाल गीले और बिखरे हुए थे और चेहरा आधा सड़ा हुआ था, लेकिन आंखें जैसे किसी असीम क्रोध और दर्द से भरी हों। हिरोशी, अकीको ने कांपते हुए पूछा। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और फिर वह देख सकी वह उसका पति था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वह याद करती थी। उसका चेहरा भयावह था। होठों से खून टपक रहा था और उसके गालों पर गहरा नीला निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से गला घोटा हो। वो उसके पति के शरीर में हिरोशी था। उन्होंने मुझे मार दिया। उसकी भारी टूटी हुई आवाज गूंज उठी। कौन? अकीको ने आंसू भरी आंखों से पूछा, लेकिन जवाब देने की बजाय हिरोशी की आंखें और लाल हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी ठंडी सांस अकीको के चेहरे को छूने लगी। अब तुम मेरे साथ चलो, हिरोशी बोला। अकीको ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बर्फ में जमे हुए थे। तभी कुएं के भीतर से एक और हाथ निकला, सड़ा हुआ, बदबूदार और लंबे नाखूनों वाला। वह हाथ अकीको के टखनों को पकड़कर खींचने लगा। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा में गुम हो गई। बर्फ फिर से गिरने लगी और कुछ ही पलों में वहां सिर्फ कुएं के पास नए पैर के निशान थे जो अचानक खत्म हो जाते थे। गांव वालों ने अगले दिन अकीको को खोजा, लेकिन वे कभी नहीं मिली। कहते हैं आज भी उस पुराने कुएं के पास बर्फ में कभी कभी 2 परछाइयां दिखती हैं, एक आदमी की और एक औरत की, और रात के सन्नाटे में कोई बहुत धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। अब तुम मेरे साथ चलो। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे कहानी की ओर। तोनेमो, आंखों वाला भयावह भिखारी। रात का समय था। जापान के एक छोटे से गांव के किनारे स्थित घने जंगल में पत्तियों के बीच ठंडी हवा सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। चांद का आधा चेहरा मानो बादलों में छुपा हुआ था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। इस सन्नाटे में बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज और दूर से आती लोमड़ी की हुंकार सुनाई दे रही थी। गांव के युवा यूसुके ने पास के शहर से देर रात लौटने का फैसला किया। उसने सुना था कि इस जंगल में कोई
तेनोमे नाम का प्राणी घूमता है, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं होती, बल्कि उसकी आंखें उसकी हथेली पर होती हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वह भिखारी की तरह दिखता है और अपने शिकार को महसूस करके ढूंढता है, पर अगर किसी इंसान की गंध वह पकड़ ले तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता है। यूसुके को इन कहानियों पर हंसी आती थी। ये सब बच्चों के डराने की चीज है। वह खुद से बुदबुदाया और टॉर्च की रोशनी में कच्चे रास्ते पर चलता रहा। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पत्तों के चरमराने की आवाज, टॉर्च के दायरे के बाहर से आती धीमी भारी सांसों की गूंज। वह पलटा, वहां कुछ भी नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट आई। मैं देख सकता हूं तुम्हें। आवाज इतनी पास से आई थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च कांपते हाथों से पकड़कर उसने आगे का रास्ता रोशन किया और फिर उसे देखा। एक लंबा झुका हुआ आदमी, फटे पुराने कपड़ों में, झुकी हुई पीठ और चेहरे पर कोई आंख नहीं, सिर्फ खाली त्वचा। लेकिन उसकी दोनों हथेलियां सामने उठी हुई थी और उनमें असली जीवित चमकती हुई आंखें थी। यूसुके का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटते हुए गिर पड़ा। तेनों में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, हथेलियां हवा में लहराते हुए, जैसे अंधेरे में उसकी गंध को पकड़ रहा हो। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो देखने में। तीनों में की आवाज खुरदरी, डरावनी और भूखी थी। योसुके ने उठने की कोशिश की और भागने लगा। जंगल में दौड़ते हुए उसे लगता रहा कि तेनोमी की हथेलियों वाली आंखें अंधेरे को चीरते हुए सीधी उसकी पीठ पर टिक गईं। पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़े को खरोच रही थी। जमीन पर पड़े पत्थर उसके पांव घायल कर रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार दूर से उसने गांव की रोशनी देखी। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बाहर धीमी भारी सांसें अब भी सुनाई दे रही थी। रात भर वह जागता रहा और खिड़की के बाहर एक परछाई घूम रही थी। हथेलियों में चमकती आंखें जो बिना पलक झपकाए उसके कमरे में झांक रही थी। आइए चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। काप्पा, नदी का रक्त पिपासु दानव। गर्मियों की उमस भरी दोपहर थी। जापान के एक गांव के पास बहने वाली चौड़ी नदी की लहरें चमक रही थी। बच्चों का एक समूह वहां खेल रहा था। कोई पानी में कूद रहा था तो कोई किनारे बैठकर पत्थर उछाल रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्ग दूर ही चिंता भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि इस नदी में एक डरावनी लोक कथा छुपी थी, काप्पा की। काप्पा एक अजीब सा जल दानव था, जिसका शरीर हरे रंग का कछुए की तरह, पीठ पर कठोर कवच और सिर के ऊपर एक गहरा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था। कहा जाता था कि यही पानी उसकी शक्ति का स्रोत है। उसकी उंगलियां लंबी और पंजों जैसी थी और उसकी नाक में हमेशा एक बदबूदार गंध आती रहती थी। बुजुर्गों के अनुसार काप्पा बच्चों और जानवरों को पानी के भीतर खींच लेता था। उसका खून और श्रीकोडामा, ये एक आत्मा का मोती होता है जिसे इंसान का शरीर माना जाता है, को निकालकर खा जाता था। उस दिन 13 साल का कोजी अकेले नदी के किनारे बैठा था। उसने सुना कि काप्पा केवल तब हमला करता है जब कोई पानी में उतरता है। वह हंसते हुए खुद से बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, और धीरे धीरे पानी में उतर गया। शुरुआत में सब सामान्य था। पानी ठंडा, लहरें धीमी और बस पास में कुछ मछलियां तैर रही थी। लेकिन अचानक उसके पैरों के पास कुछ ठंडा और चिपचिपा सा लिपटा। कोजी ने नीचे झांक कर देखा। गहरे पानी में 2 पीली चमकदार आंखें उसे घूर रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई और काप्पा बाहर आया। उसका चेहरा एक विकृत मेंढक जैसा था, नुकीले दांतों से भरा मुंह और उसके सिर पर पानी से भरा कटोरा जैसा गड्ढा चमक रहा था। ओह, तुम्हारा शीरीकोडामा बहुत स्वादिष्ट होगा। कप्पा की आवाज गहरी और गूंजदार थी। कोजी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कप्पा ने उसका टखना पकड़ लिया और पानी में नीचे खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोजी की सांसें टूटने लगी। पानी के भीतर कोजी ने देखा कि कप्पा अपने पंजों से उसके शरीर को कसकर थाम रहा है और सिर झुकाकर अपनी नीली ठंडी आंखें उसकी आंखों में गड़ा रहा है। लेकिन
कोजी को गांव के बुजुर्ग की एक बात याद आई। कप्पा अत्यधिक शिष्ट होता है। अगर तुम उससे झुककर नमस्कार करोगे तो वह भी झुककर जवाब देगा और उसके सिर का पानी नीचे गिर जाएगा, जिससे वह कमजोर हो जाएगा। कोजी ने हिम्मत जुटाकर पानी में ही झुककर प्रणाम किया। चौंक कर कप्पा ने भी झुककर जवाब दिया और उसके सिर का पानी लहरों में बह गया। तुरंत उसकी पकड़ ढीली हो गई और कोजी ने अपनी पूरी ताकत से तैरकर किनारे की ओर भागा और हाँफते हुए रेत पर गिर पड़ा। लेकिन नदी की गहराई से दो पीली आंखें अब भी उसकी ओर देख रही थी, जैसे वे वादा कर रही हो कि अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर। युकी ओना, बर्फ में मौत की देवी। जापान के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों की रातें हमेशा लंबी और निर्दयी होती हैं। बर्फ से ढके जंगल में हवा इतनी ठंडी चलती थी कि सांस बाहर निकालते ही बर्फ में बदल जाती थी। इन्हीं पहाड़ियों में एक पुरानी कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। युकी ओना यानी बर्फ में मौत की देवी। कहते हैं वह बर्फीले तूफानों में प्रकट होती थी। उसका रूप अद्भुत और भयावह दोनों होता था। सफेद रेशमी किमोनो, लंबे काले बाल और इतना सुंदर चेहरा कि कोई भी उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी चमक होती और उसकी सांस किसी शरीर को पलक झपकते ही जमा सकती थी। एक बार गहरी सर्द रात में दो लकड़हारे, मिनोरू और हारुतो, जंगल में लकड़ियां काटने निकले। अचानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि वो मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। रास्ता खो जाने के बाद उन्होंने एक झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी में गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। बस बाहर तूफान की गरज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा बिना आवाज किए खुला और भीतर युकी ओना आई। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि लगता था जैसे वह खुद बर्फ से बनी हो और उसके चारों ओर ठंडी धुंध का घेरा था। वह बिना पांव की आहट के धीरे धीरे हारुतो के पास आई और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर हल्के से फूंक मारी। अगले ही पल हारुतो की आंखें फैल गईं और उसका शरीर बर्फ की मूर्ति बनकर गिर पड़ा। मिनोरू का दिल तेजी से धड़क रहा था। युकी ओना ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, तुम आज जिंदा बच सकते हो, लेकिन अगर कभी किसी को मेरे बारे में बताया तो वो रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। यह कहकर वह बर्फीली धुंध में विलीन हो गई। साल बीत गए। मिनोरू अब गांव में एक किसान बन चुका था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी सुंदर थी, सफेद त्वचा वाली, और ठंड के मौसम में कभी बाहर नहीं निकलती थी। एक रात आग के पास बैठते हुए मिनोरू ने अपनी पत्नी को उस पुराने किस्से के बारे में बताना शुरू किया। उस बर्फीली रात युकी ओना के बारे में। पत्नी चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मिनोरू। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें बर्फ जैसी चमक उठी और उसके चारों ओर वही ठंडी धुंध फैल गई। वह युकी ओना थी। उसने एक ठंडी सांस मिनोरू के चेहरे पर छोड़ी। उसकी आखिरी चीख बर्फीले जंगल में गूंज उठी और बाहर खिड़की से उड़ती बर्फ की झोपड़ी में को हमेशा के लिए ढक लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियाँ। इसको हम जारी रखेंगे अपने दूसरे पार्ट में, ऐसी ही कुछ दिलचस्प फोकलोर्स जापान के। थैंक यू फ्रेंड्स।